ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग पाइथन में एक न्यू टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि उप्स कंसेप्ट्स का ही पार्ट है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अभी आपके स्क्रीन के सामने है, और वो टॉपिक है इनहेरिटेंस इन पाइथन। अब इनहेरिटेंस क्या होता है उसके बारे में आज के सेशन में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्लस हम उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में भी हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, सिंपल आपको इतना समझना है कि अगर आपके पेरेंट्स के पास जो प्रॉपर्टी है और अगर आप उसे एक्सेस कर पाते हैं, उसी को हम इनहेरिटेंस हम कहते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है और इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसका मेन जो यूज होता है, जब हम कोडिंग प्रैक्टिकली जब चीजों को हम बताएंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। जस्ट फिलहाल अभी इतना समझिए कि जिस तरीके से हमने देखा था ओप्स कंसेप्ट में कि अलग अलग क्लासेस हम किस तरीके से बना सकते थे। तो अलग अलग क्लासेस बनाने के बाद सभी क्लासेस आपस में एक दूसरे से लिंक कैसे होगा, क्योंकि अभी तक जो भी अभी हमने देखा हुआ है वहां पे हमने जस्ट ये देखा था कि अलग अलग क्लासेस बन रहा है, सभी क्लास अपना अपना काम कर रहा है। लेकिन मुझे अब रिलेशन करना है उस सभी क्लासेस के बीच में, तो कैसे कर सकते हैं और उसका क्या सिंटैक्स होगा, उसका क्या एडवांटेज होगा। हर एक कंसेप्ट को काफी बारीकी से और प्रैक्टिकली हर एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप मेरे स्क्रीन पे अगर आप देख पा रहे हैं तो इनहेरिटेंस के अलग अलग टाइप्स है। जनरली फोर टाइप्स है: सिंगल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल एंड मल्टीपल। एक और होता है हाइब्रिड होता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होगा कि इसमें जो रिलेशनशिप होगा वो सिर्फ एक ही क्लास के बीच होगा, यानी एक होगा सुपर क्लास, एक होगा उसका सब क्लास। तो यहाँ पे ये दो क्लास है लेकिन दोनों आपस में लिंक है। आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने लिंकिंग किया हुआ है। तो इस क्लास को कहते क्या है, अगर आप ए क्लास की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ए को हम बोलेंगे क्या, ये पेरेंट क्लास है। और बी जो है ये इसका चाइल्ड क्लास है। तो पेरेंट के पास जो कुछ भी होगा चाइल्ड क्लास उसका यूज कर सकता है, और इसी को हम इनहेरिटेंस हम कहते हैं। इसका कुछ अलग दूसरा भी नाम आप बोल सकते हैं क्या, कि ये इसको सुपर क्लास अगर आपने बोल दिया तो इसको आपको बोलना है सब क्लास है। या इसको आप बोल सकते हैं क्या, ये जो है बेस क्लास है, तो ये जो पार्ट होगा यानी बी क्लास जो बन जाएगा वो, उसको हम डिराइव्ड क्लास हम कहेंगे। ठीक है, तो अलग अलग नाम है, जो भी आप नाम बोलना चाहें बोल सकते हैं। तो बेस क्लास मतलब पेरेंट क्लास, या आप उसको सुपर क्लास भी कह सकते हैं। और इस क्लास के प्रॉपर्टी कौन इनहेरिट कर रहा है, कौन यूज कर रहा है, उसको हम कहेंगे क्या, वो डिराइव्ड क्लास है या चाइल्ड क्लास है या सब क्लास है। ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ सिंगल में क्या होगा, एक ही पेरेंट होगा, उसका एक ही चाइल्ड क्लास होगा, तो इसको हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। किस तरीके से सिंटैक्स होगा उसके बारे में हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे, जस्ट पहले इसको आप समझ लीजिए। सेकंड पार्ट में आते हैं मल्टी लेवल। मल्टी लेवल में क्या होता है कि एक पेरेंट है, फिर उसका चाइल्ड है बी, लेकिन बी भी पेरेंट है किसका, सी का। तो कुछ इस तरीके से जैसे कि आपके ग्रैंडफादर, फिर आपके फादर और फिर आप, है ना। तो कुछ इस तरीके से भी अगर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, कि यहाँ पे लेवल वाइज चीजें हो रहा है, राइट। यहाँ पे सभी अपने आप में पेरेंट है। ए भी पेरेंट है किसका, बी का, बी पेरेंट है किसका, सी का। अगर और भी हम नीचे ले सकते हैं, सी का जो चाइल्ड होगा डी होगा, तो फिर सी जो है यहाँ पे पेरेंट क्लास बन जाएगा। तो मल्टी लेवल में कुछ इस तरीके से लेवल वाइज अब चीजों को कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडवांटेज क्या होगा कि ए के पास, बी के पास, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ए के पास जो कुछ भी होगा बी एक्सेस कर सकता है, बी के पास जो कुछ भी होगा सी एक्सेस कर सकता है, लेकिन सी जो है जो सबसे नीचे होगा, ये ऊपर के सभी क्लासेस की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है, राइट। तो कैसे होगा वो सब चीजें हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट में आते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होगा कि एक ही पेरेंट होगा, उसका मल्टीपल चाइल्ड हो सकता है। जस्ट मैंने यहाँ पे आपको शो करने के लिए जस्ट मैंने दो दिखा दिया है, बी क्लास एंड सी क्लास, जो कि चाइल्ड क्लास है किसका, ए क्लास का। लेकिन आप यहाँ पे मल्टीपल चाइल्ड क्लास यहाँ पे ले सकते हैं। तो एक सुपर क्लास होगा, मल्टीपल सब क्लासेस होगा। तो इस तरह का जब सिनेरियो आप अगर आपको देखने को मिलता है, तो ये वाला जो पार्ट होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, इसको हम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है मल्टीपल। मल्टीपल में क्या होगा कि इसका जस्ट उल्टा, जो हायरार्किकल अभी हमने जो देखा कि एक पेरेंट है मल्टीपल चाइल्ड है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि मल्टीपल पेरेंट होगा लेकिन चाइल्ड एक ही होगा। यानी जो सी क्लास यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्लास सी जो है, ए के पास जो कुछ भी होगा उसको भी एक्सेस कर सकता है, बी के पास जो कुछ भी है उसको भी एक्सेस कर सकता है। यानी दोनों की प्रॉपर्टीज को ये एक्वायर कर सकता है, इनहेरिट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। और ये होता है इनहेरिटेंस के अलग अलग टाइप्स, राइट। अब इसका एडवांटेज, मेन जो एडवांटेज होता है रीयूजेबिलिटी। जस्ट मैं यहाँ पे एक टर्म लिख देता हूँ,
रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि पेरेंट्स के पास जो कुछ भी है चाइल्ड में हमें बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप उसका यूज आप कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे आपके पेरेंट्स ने आपके लिए आप घर बनाया है, वो खुद के लिए बनाया, लेकिन आप भी वहां पे रहते हो, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको बनाना नहीं पड़ा, आप पेरेंट्स के घर में रहते हो, तो वो रीयूजेबल हो रहा है। पेरेंट्स भी उसी घर में रहे और आप भी उस घर में रहते हो, तो इनहेरिटेंस का मेन जो मकसद है वो रीयूजेबिलिटी की, सेम चीज बार बार हमें लिखना नहीं पड़े, और पेरेंट्स के पास में है और पेरेंट और चाइल्ड क्लास का आपने इनहेरिटेंस का कंसेप्ट वहां पे यूज किया है, तो आपको कम से कम कोडिंग में काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजों को आप कर सकते हैं। तो ये होता है इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकली एक एक चीज को करेंगे तो और आपका कंसेप्ट जो है बेहतर तरीके से इस कंसेप्ट को आप समझ पाएंगे, राइट। तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग चलते हैं अपने वीएस कोड पे, और वहां पे हम चीजों को समझने की कोशिश हम करेंगे प्रैक्टिकली, हर एक चीज को कि किस तरीके से इनहेरिटेंस का कंसेप्ट को इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे कि इससे पहले वाले हमने सेशन देखा है जहां पे हमने अलग अलग क्लासेस बनाए थे, राइट। यहाँ पे भी हम क्लासेस तो बनाएंगे और अलग अलग क्लास ही बनाएंगे, लेकिन आपस में कैसे लिंकिंग कराना है इनहेरिटेंस के हेल्प से, क्या सिंटैक्स है, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने क्लास क्रिएट कर दिया पर्सन, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं मीनिंगफुल नाम दे रहा हूँ, क्लास पर्सन हमने नाम दे दिया। इसके अंदर मैंने एक बना लिया, ये इसको क्या कहते हैं आप अच्छी तरीके से समझते होंगे, कंस्ट्रक्टर हमने बना लिया है। और इसके अंदर हमने दो इंस्टेंस वेरिएबल ले लिया हूं मैं, यहाँ पे हमने ले लिया सेल्फ, बाय डिफॉल्ट होता है, यहाँ पे हमने एक नेम ले लिया और सिटी ले लिया, ठीक है। तो सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, सेल्फ डॉट सिटी इक्वल्स टू सिटी, ठीक है। दो इंस्टेंस वेरिएबल हमने यहाँ पे ले लिया है कंस्ट्रक्टर में। चलिए ये एक पार्ट हो गया। अब यहाँ पे एक इंस्टेंस मेथड में ले लेता हूँ जिसका नाम देता हूँ क्या, सो, और इसमें फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ हम करेंगे, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, क्या प्रिंट कर रहा हूँ, जस्ट मैंने प्रिंट कर दिया कि नेम इज सेल्फ डॉट नेम, और एंड यू स्टे, इसको सिंगल कोट के अंदर ही रखेंगे, यू स्टे इन सेल्फ डॉट सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे सो जो हमने इंस्टेंस मेथड बनाया है, यहाँ पे हमने जस्ट नेम को और सिटी को डिस्प्ले हमने कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको किस तरीके से, अगर एग्जैक्टली सेम इसी प्रोग्राम को अगर मुझे रन करना होगा, कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं ये कंस्ट्रक्टर एक्टिवेट हो जाएगा, और जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी टाइम आपको दो पैरामीटर भी पास करना होगा, नेम के लिए और सिटी के लिए, ठीक है। तो भी हम पास यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इंडेंटेशन को खत्म करते हुए यहाँ पे मान लीजिए पी रखा, पी क्लास का नाम पर्सन, ये ऑब्जेक्ट बन चुका है हमारा, और यहां से हम कुछ डेटा हम पास कर देते हैं, जैसे मैंने मेरा नाम लिख दिया कुमार, और यहाँ पे मैंने दे दिया पुणे, ठीक है। अब ये लाइन नंबर 9 की वजह से क्या होगा कि ये कंस्ट्रक्टर एक्टिवेट हो जाएगा, कुमार जो है इस नेम में जाएगा, पुणे जो है सिटी में जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ से सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट सिटी में आ जाएगा, और उसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो हम शो को कॉल कर दें, यहाँ पे मैंने शो को कॉल कर देता हूँ, कैसे कॉल करेंगे, जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट है पी डॉट शो को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया है, ठीक है। अगर हमने शो को कॉल कर दिया है और अब रन करके अगर एक बार हम देख लें कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है क्या, आप यहाँ पे देख पाएंगे, राइट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। तो हम सिंगल क्लास हमने बनाया है, नेम कुमार, यू स्टे इन पुणे, कोई इशू नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे इसमें इनहेरिटेंस कहाँ हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब आप देखिए कि अगर पर्सन क्लास हमने बनाया, तो पर्सन क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाना हमें होगा कंपलसरी तौर पे, उसके बाद ही आप इस कंस्ट्रक्टर को एक्टिवेट आप कर सकते हैं, और फिर आप उस ऑब्जेक्ट से आप इस शो मेथड को कॉल कर सकते हैं। लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूं कि जो हमारे पास क्लास पर्सन जो हमने बनाया है, इस क्लास पर्सन का एक मैं चाइल्ड क्लास बनाना चाहता हूं, और वो चाइल्ड क्लास इस कंस्ट्रक्टर को भी एक्सेस कर सके और इस मेथड को भी एक्सेस कर सके। तो हम कैसे कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है इनहेरिटेंस का, कि दो अलग अलग क्लासेस है लेकिन आपस में लिंक होगा। तो फिलहाल जो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हूं, इसको मैं यहाँ से निकाल दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कैसे करना है, दूसरा क्लास हमें क्रिएट करना है, लेकिन वो चाइल्ड क्लास होना चाहिए
पर्सन का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बना दिया क्या, क्लास स्टूडेंट बना दिया, ठीक है। क्लास स्टूडेंट से बेहतर होगा एम्प्लॉय, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। क्लास एम्प्लॉय हमने यहाँ पे बना दिया। अगर आपने सिर्फ ऐसे कर दिया क्लास एम्प्लॉय, और फिर आप चाहते हैं कि ये जो पार्ट है क्लास एम्प्लॉय इसको एक्सेस करे, तो ये बिल्कुल यहाँ पे एक्सेस नहीं करेगा। यहाँ पे रूल क्या है कि जब आप क्लास एम्प्लॉय बना रहे हो और आप चाहते हो कि क्लास एम्प्लॉय जो है ये चाइल्ड हो किसका, पर्सन क्लास का, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एम्प्लॉय के बाद ब्रैकेट देना है, और यहाँ पे इसके किसको पेरेंट आप बनाना चाहते हो उस क्लास का आप नाम दे दीजिए, ठीक है। अगर आपने ऐसा लिख दिया इसका मतलब ये हो गया कि अब जो चाइल्ड क्लास है एम्प्लॉय, इसे इसका पेरेंट कौन है, बन चुका है, पर्सन बन चुका है, और ये दोनों क्लास आपस में अब लिंक हो चुका है, ठीक है। और अब यहाँ पे मैंने एक पास कर दिया है। पास का मतलब ऑलरेडी हम फंक्शंस में भी बता चुका था कि अगर मुझे इसके अंदर में फ्यूचर में कोड करना है, अभी फिलहाल मुझे कोड नहीं करना है, तो जस्ट आप पास लिख के आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे जस्ट पास लिख के छोड़ दिया। अभी आप ये समझिए कि एम्प्लॉय क्लास के अंदर में हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, कोई भी इंस्टेंस मेथड को हमने नहीं बनाया है, राइट। इतना आपको समझना है। तो ये काम किस तरीके से करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं नीचे, और अब आप बताइए कि मुझे अगर इसको कॉल करना हो, इसको कॉल करना हो तो कैसे करेंगे। जैसा कि अभी इसलिए मैंने वो चीजें करके दिखाया कि पर्सन के लिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, ये कॉल हो गया था, फिर ऑब्जेक्ट से हमने शो मेथड को कॉल कर दिया था, आउटपुट हमें प्रॉपर तरीके से दिखा रहा था। लेकिन जब आपने लाइन नंबर 9 में आपने एक न्यू क्लास क्रिएट किया और ये चाइल्ड क्लास आपने बना दिया है, अब आपके लिए एडवांटेज ये होगा कि अब आप चाइल्ड क्लास के लिए सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाएं, बशर्ते कि हमने चाइल्ड क्लास के अंदर कुछ लिखा नहीं है, हमने जस्ट पास कर दिया कि हम फ्यूचर में लिखेंगे। अब देखिए मैंने ई इक्वल्स टू एम्प्लॉय, अब आप बताइए कि ये ऑब्जेक्ट हमने किसका बनाया, एम्प्लॉय के लिए हमने बनाया, ठीक है। लेकिन और इसी ई के हेल्प से मैंने सो को भी कॉल कर दिया। अब आप बताइए कि एम्प्लॉय क्लास के अंदर में न ही कंस्ट्रक्टर हमने बनाया हुआ है, न ही सो मेथड हमने बनाया हुआ है, राइट। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप इसको एक बार रन करके मैं आपको दिखा दूं आपको, तो आउटपुट आपको क्या दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया कि एम्प्लॉय के पास यहाँ पे कोई भी पैरामीटर हमने पास नहीं किया। तो मैं यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर देता हूँ, यहाँ पे निशांत पास कर दिया, यहाँ पे मैंने मुंबई पास कर दिया, ठीक है। तो ये जो आप बना रहे हो ना, ये डायरेक्टली पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को एक्टिवेट कर देगा। अब आउटपुट आप देखिए, निशांत यू स्टे इन मुंबई। समझ में आ रहा है कितना मैजिकल चीजें हो रहा है, राइट। और इसी को हम कहते हैं इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, कि अभी हमने जस्ट चाइल्ड क्लास क्रिएट किया और हमने चाइल्ड क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाया, और पैरामीटर मैंने इसका देखा कि अच्छा पेरेंट क्लास के पास जो कंस्ट्रक्टर है इसके पास हमें कितना पैरामीटर देना है, 2 हमें देना है, तो हमने यहां से दे दिया निशांत एंड मुंबई। अब निशांत जो है नेम में असाइन हो जाएगा, मुंबई सिटी में असाइन हो गया, और ये पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को ही जाके कॉल कर रहा है, जबकि हमने ऑब्जेक्ट बनाया है चाइल्ड क्लास को। और इसी को कहते हैं इनहेरिटेंस, और ये तभी मुमकिन है जब आपने इस तरीके से लिखा है। अगर आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये पार्ट यहाँ से निकाल देता हूं, यानी अब क्लास एम्प्लॉय अब अपने पेरेंट से लिंक नहीं है, यानी पर्सन क्लास से लिंक बिल्कुल नहीं है। और अब अगर आप ऐसा करने की कोशिश अगर आप करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, एरर दिखा रहा है, बता रहा है एम्प्लॉय यहाँ पे कि क्लास एम्प्लॉय के पास तो कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, वहां पे कोई आर्गुमेंट ही नहीं, आप कैसे पास कर रहे हो यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझ पाए। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जब भी लिंकिंग करना हो, यानी पेरेंट चाइल्ड की हम बात करते हैं, तो चाइल्ड क्लास में आपको ये ऐड इस तरीके से जरूर आप कीजिएगा। तो ये चाइल्ड हो गया, ये उसका पेरेंट हो गया, और इस केस में हम सिर्फ चाइल्ड क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। चाइल्ड क्लास से हम पेरेंट क्लास के मेंबर को भी हम एक्सेस हम कर सकते हैं, उसके कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, उसके मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। आगे हम और भी चीजों को हम एक्सेस हम करेंगे। यहां तक क्लियर है तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट हमें बनाने की जरूरत नहीं है, यानी आप इनहेरिटेंस में एक और रूल को समझ लीजिए। मैंने आपको ये बताया कि पेरेंट क्लास के पास जो कुछ भी होगा, कंस्ट्रक्टर होगा या मेथड होगा, उसका अगर चाइल्ड क्लास है कोई तो उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है, जैसा कि अभी आपने देखा। सेकेंड पार्ट, एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ऑब्जेक्ट की कहानी है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि अगर आपने चाइल्ड क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाया, तो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से हम पेरेंट के मेथड को एक्सेस हम कर पाते हैं। लेकिन इसका उल्टा अगर हम करें
कि क्या हम पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं क्या? तो आपका डायरेक्टली आंसर होगा नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। यानी चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से हम पेरेंट को एक्सेस कर सकते हैं, बट पेरेंट के ऑब्जेक्ट से हम चाइल्ड को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? क्या पेरेंट जो क्लास जो है चाइल्ड के, अगर इस तरीके से मैंने रखा कि कंस्ट्रक्टर बना दिया, और इसी तरीके से कंस्ट्रक्टर अगर एम्प्लॉय के पास भी अगर होता और चाहता कि पर्सन क्लास यानी पेरेंट क्लास जो है चाइल्ड क्लास के मेंबर को एक्सेस करना चाहे तो कर सकता है क्या? तो वहां पे आंसर होगा नहीं कर सकता है, ठीक है? तो हमेशा एक्सेस जो होगा चाइल्ड क्लास कर सकता है इनहेरिट अपने पेरेंट को, पेरेंट अपने चाइल्ड को इनहेरिट नहीं कर सकता है। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है, ठीक है? यानी पेरेंट क्लास के पास जो कुछ भी है चाइल्ड एक्सेस कर सकता है, बट चाइल्ड के पास जो कुछ भी है वो पेरेंट एक्सेस नहीं कर सकता है। सेकंड पॉइंट, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से हम पेरेंट को एक्सेस कर सकते हैं, बट पेरेंट के ऑब्जेक्ट से चाइल्ड को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इनहेरिटेंस का ये रूल है। अच्छा, अब आप बताइए, यहाँ पे जो मैंने आपको सबसे एडवांटेज आपको बताया था कि इनहेरिटेंस का एडवांटेज क्या है, वो मैंने आपको बताया था रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड, कि जो कोड पेरेंट के पास लिखा हुआ है चाइल्ड को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो कॉल कर सकता है। जैसे कि इस एग्जांपल में आपने देखा कि पेरेंट के पास में कंस्ट्रक्टर भी था और मेथड भी था, बट चाइल्ड के पास हमने जस्ट चाइल्ड क्लास क्रिएट कर दिया, लेकिन उसके अंदर में कुछ कोडिंग भी नहीं लिखा, लेकिन फिर भी चाइल्ड क्लास इसको एक्सेस कर पाता है। तो ये कोड मुझे दोबारा से चाइल्ड क्लास में लिखने की जरूरत नहीं है, और इसी को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। एक बार प्लीज कंफर्मेशन दे कि इनहेरिटेंस क्या होता है, कौन किसको एक्सेस कर सकता है, कौन किसको एक्सेस नहीं कर सकता है, किसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, और किसके ऑब्जेक्ट से किसको एक्सेस किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता है। मैं उम्मीद करूंगा कि समझ में आया होगा। एंड रीयूजेबिलिटी क्या हुआ कि यहाँ पे अगर पेरेंट के पास में है जो कुछ भी, चाइल्ड क्लास को फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकता है, और ये होता है इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, राइट? चलिए, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू मैं चीजों को समझाने की कोशिश किया है, लेकिन अब हम आ जाते हैं अपने, ये तो जस्ट एक जनरल मैंने इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल आपको दे दिया। अब हम वन बाय वन सभी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसका क्या सिंटैक्स होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट टाइप हमने क्या देखा था? हमने देखा था सिंगल इनहेरिटेंस, जिसमें एक पेरेंट होगा एक चाइल्ड होगा, और अभी जो एग्जांपल आपने देखा वही था, एक पेरेंट था और उसका एक ही चाइल्ड था जिसका नाम था एम्प्लॉय, राइट? अब इसको एग्जांपल को थोड़ा सा और हम यहां से निकाल देते हैं, और कुछ और एग्जाम्पल के साथ सिंगल इनहेरिटेंस को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? कैसे होगा सिंगल इनहेरिटेंस? मान लीजिए कि मैंने क्लास बनाया ए, ठीक है? एक क्लास हमने रखा है, एक हमने यहाँ पे ले लिया सपोज हेलो वन नाम का एक इंस्टेंस मेथड ले रहा हूं मैं, और इस मेथड के अंदर मैंने जस्ट प्रिंट कर दिया कि इट्स इन पेरेंट क्लास। मतलब ये जो फंक्शन है ये पेरेंट क्लास का फंक्शन है, मेरे कहने का मतलब ये जस्ट मैसेज मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया है, ठीक है? एक क्लास बन गया ए। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं क्लास बी पे, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्लास बी शुड बी चाइल्ड ऑफ क्लास ए, तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे आप? ऐसे, ठीक है? इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब बी जो है चाइल्ड हो चुका है किसका? ए का चाइल्ड हो चुका है, ठीक है? अब इस क्लास के अंदर में हमने एक बना दिया सपोज हेलो टू नाम का एक इंस्टेंस मेथड हम बना देंगे, और इसके अंदर मैंने प्रिंट कर दिया क्या? ये मैसेज को हम यहाँ पे प्रिंट हम कर देते हैं क्या? इट्स इन चाइल्ड क्लास, ठीक है? जस्ट एक मैसेज में प्रिंट करके आपको दिखाना कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास ए के पास एक मेथड है जो कि प्रिंट कर रहा है कि आई एम इन पेरेंट क्लास, और यहाँ पे जो चाइल्ड क्लास है उसमें लिखा इट्स इन चाइल्ड क्लास, ठीक है? सिंपल सा चीजें हैं। अब आप बताइए कि मुझे दोनों के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है, या जस्ट हम चाइल्ड के लिए बनाएंगे और चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से दोनों को एक्सेस कर सकते हैं? और इसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं कि दोनों के लिए अब मुझे ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। तो देखो आप यहाँ पे कोड ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, काफी लेंदी नहीं होगा। अगर ये पार्ट अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से ए को मेंशन नहीं करता, यानी क्लास बी को चाइल्ड में नहीं बनाता यहाँ पे, तो क्या होता? हमें दोनों ही क्लास के लिए सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाना होता। यस सर नो, प्लीज कंफर्म करें सभी लोग, क्योंकि हमने जब इस तरीके से आपको बताया था कि अलग अलग क्लासेस बनाइए उसके अंदर मेथड्स रखिए, तो उस केस में आपने देखा था कि सभी क्लासेस के लिए हमने क्या किया था? सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, ठीक है? लेकिन अगर इनहेरिटेंस हो रहा है तो आपको ये एडवांटेज मिल जाता है कि आपका कोड थोड़ा सा तो मिनिमाइज जरूर हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ बी के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे कुछ इस तरीके से, और ये तो बी आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने स्मॉल बी दे दिया, तो बी स्मॉल बी ऑब्जेक्ट रेफरेंस हो गया। और अब आप इस रेफरेंस से
आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप इंटेलिजेंस में देखेंगे तो ये बता रहा है हेलो वन को भी कॉल कर सकते हैं, आप हेलो टू को भी कॉल कर सकते हैं। यानी चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से हम पेरेंट के मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, और चाइल्ड खुद को तो कॉल कर ही सकता है। ठीक है, तो ये हमारा एडवांटेज हो जाता है कि दोनों के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। और फिर हमने यहाँ पे हेलो टू को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, एकदम सिंपल से एग्जांपल के थ्रू मैं चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। और इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स इन पेरेंट क्लास, इट्स इन चाइल्ड क्लास। प्रॉपर तरीके से हमें मैसेज प्रिंट करके दिखा रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट दोनों के लिए नहीं बनाया, जस्ट हमने सिंपल चाइल्ड क्लास के लिए बनाया और वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। क्लियर है तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें। ये हमने सेकंड एग्जांपल देखा सिंगल इनहेरिटेंस का ही। अब हम एक और थोड़ा सा कैलकुलेशंस वाला पार्ट हम देखें। ये मेथड को तो एक्सेस कर ही रहा है चाइल्ड क्लास, ठीक है, लेकिन अगर हम कुछ अलग तरीके से कुछ कैलकुलेशंस वाला पार्ट हम देखें तो इसको मैं फिलहाल यहाँ से निकाल देता हूँ और एक नया एग्जाम्पल के साथ आपको बताने की कोशिश में करूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने क्लास क्रिएट किया, क्लास ए, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20। तो इसको क्या, कौन से वेरिएबल का टाइप कहते हैं, ऑलरेडी हम सब डिस्कस कर चुके हैं, हम वो सब चीजें में हम फिर से हम नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैंने यहाँ पे एक बना दिया क्या, सो एक्स वाई नाम का एक कौन सा मेथड हो गया, ये इंस्टेंस मेथड हो गया। और इस इंस्टेंस मेथड के अंदर मैं दोनों को जस्ट में प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट में कर रहा हूं क्या कि x इज सेल्फ डॉट एक्स। ठीक है, इस स्टैटिक को कैसे एक्सेस किया जाता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सेल्फ से कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे y की वैल्यू को भी मैं डिस्प्ले यहाँ पे कर देता हूँ। तो इस पर्टिकुलर क्लास में हमने क्या किया, जस्ट एक क्लास बनाया, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसमें वैल्यू हमने पास कर दिया है, और एक हमने इंस्टेंस मेथड बना दिया जिसका नाम है सो एक्स वाई। और अगर इस मेथड को अगर आप कॉल करते हैं यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की वैल्यू जो भी रहेगा उसको डिस्प्ले कर देगा। ये क्लास ए है। अब मैं चाहता हूं कि ये पेरेंट बने, तो पेरेंट बनने के लिए इसका चाइल्ड भी तो होना चाहिए। तो चाइल्ड हम यहाँ पे कैसे क्रिएट करेंगे, क्लास बी ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ए। यानी अब जो है क्लास बी चाइल्ड हो चुका है किसका, ए का। और अब इस क्लास के अंदर में मान लीजिए कि मैंने जेड ले लिया, जेड की वैल्यू मैंने दे दिया है 30। ठीक है, और यहाँ पे एक मेथड ले लेता हूं जिसका नाम देता हूं सो जेड। अच्छा, मीनिंगफुल नाम देना ज्यादा बेहतर है मेथड का नाम। जैसे मैंने यहाँ पे क्या रखा, सो एक्स वाई, तो नाम से समझ में आ रहा है कि यस दिस मेथड विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सेम उसी तरीके से सो जेड रखा, नाम से समझ में आ जाएगा अच्छा जेड की वैल्यू को शो करेगा। ठीक है, तो मीनिंगफुल नाम देना ज्यादा बेहतर होगा, उसे नाम कुछ भी दे सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि नाम मीनिंगफुल दीजिए ताकि आपको भी समझ में आए ज्यादा बेहतर तरीके से। और फिर यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं, यहाँ पे जेड की वैल्यू को प्रिंट हम कर देते हैं कि ये मेथड कॉल होगा तो ये जो होगा हमें जेड की वैल्यू को प्रिंट करके दिखा देगा। ठीक है, चलिए ये पार्ट हो गया। अब क्लास बी के पास में एक मेथड हमने बना दिया है। अब हमने यहाँ पे एक और मेथड बनाता हूँ इसी क्लास के अंदर में जिसका नाम मैं देता हूँ सम। और यहाँ पे सेल्फ रखेंगे यानी इंस्टेंस मेथड बना रहा हूँ, और प्रिंट में हमने कुछ ऐसा मैसेज कर दिया कि सम इज, ब्रैकेट में ऐसे करता हूं मैं, सेल्फ डॉट एक्स प्लस सेल्फ डॉट वाई प्लस सेल्फ डॉट जेड, यानी तीनों को ऐड हमने कर दिया। अब थोड़ा सा आप सोचिए यहाँ पे कि अभी जो मैंने कोडिंग लिखा है, क्लास बी के पास में हमारे पास क्या है, क्लास बी के पास में सिर्फ हमारे पास जेड की वैल्यू है जो कि है 30 है। लेकिन क्लास, ये जो मेथड हमने बनाया है, ये जो मेथड हमने बनाया जो सिलेक्टेड है लाइन नंबर 14 और 15 में, ये इंस्टेंस मेथड है किसका, है क्लास बी का। लेकिन क्लास बी के अंदर मैं यूज कर रहा हूं सेल्फ डॉट एक्स प्लस सेल्फ डॉट वाई। ये जो वेरिएबल है ये किसका वेरिएबल है, क्लास ए के अंदर में था, लेकिन क्लास बी में मैं यूज कर पा रहा हूं। और वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से लाइन नंबर 9 में जिस तरीके से मैंने यहाँ पे क्लास बनाया है, इनहेरिटेंस में करवा रहा हूं, जिसकी वजह से आप ये पार्ट आप लिख सकते हैं। यानी क्लास ए के पास में जो दो वेरिएबल था इसको आपको एक्सेस इस तरीके से किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ये पार्ट लिखना जरूरी है। अगर आप इसको यहां से निकाल देंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि एक्स और वाई कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को भी आप समझ पाए होंगे। अब आप बताइए, ये हो गया, एक पेरेंट एक चाइल्ड हमने बना दिया है। अब बताइए कि ऑब्जेक्ट हम किसके लिए बनाएंगे, हम ऑब्जेक्ट चाइल्ड के लिए बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड के लिए बनाएंगे। चाइल्ड के लिए हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, और इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप क्या सब कर सकते हैं, बी डॉट, देखिए सो एक्स वाई, और ये जो सो एक्स वाई मेथड था ये किसका मेथड था,
पेरेंट का था ना, यानी ए क्लास का था, लेकिन आप ऑब्जेक्ट किसका यूज कर रहे हो, बी का यूज कर रहे हो, और ये एडवांटेज होता है इनहेरिटेंस का, राइट। उसके बाद फिर हम कॉल कर सकते हैं किसको, सो जेड को, तो जेड की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया किसको, सम को, और जैसे ये सम कॉल होगा, ये सभी का एडिशन करके आपको प्रिंट करके दिखा देगा, अगर हमने सब कुछ कोडिंग यहाँ पे सही तरीके से किया होगा तो। चलिए यहाँ पे एक बार रन करके देख लेते हैं कि प्रॉपर तरीके से आउटपुट आ रहा है क्या। अभी आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 20, जेड की वैल्यू 30, और सबका एडिशन भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमें परफॉर्म करके दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यहाँ पे कंप्लीटली इनहेरिटेंस का कंसेप्ट जो है वो कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हो रहा है, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। यानी पेरेंट के पास वेरिएबल्स हो या मेथड्स हो या कंस्ट्रक्टर हो, उसका चाइल्ड क्लास उसको आसानी से एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर आपने ये निकाल दिया, आपको ढेर सारा एरर आपको दिखाएगा कि ये एक्स क्या है, वाई क्या है, राइट। आप उसके पास एक्स वाई नाम का मेथड नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली यहाँ पे क्रिएट करके दिखाएगा। वो भी मैं आपको करके दिखा दूं कि अगर ये पार्ट जस्ट इतना मैंने निकाल दिया, क्लास बी मैंने सेपरेट कर दिया है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सो एक्स वाई पे आके वो अटक गया कि क्या है, सो एक्स वाई तो इस क्लास में है ही नहीं, यानी वो बी क्लास में ढूंढ रहा है ना, क्योंकि आप बी का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो और बी क्लास में सो एक्स वाई तो है ही नहीं, ठीक है। तो और सो एक्स वाई है कहाँ पे, पेरेंट क्लास के पास में, ठीक है। इसको अगर आप सही करेंगे उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आके वो अटक जाएगा कि सेल्फ डॉट एक्स कहाँ पे है, इसमें तो एक्स है नहीं, यहाँ पे सिर्फ जेड है। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे कि इनहेरिटेंस का क्या कंसेप्ट है, क्लियर तरीके से मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे, राइट। चलिए, तो ये हमारा हो जाता है इंस्टेंस मेथड के थ्रू, चीजों को मैंने करके आपको दिखाया। इसी को हम, एक और तरीका है, कंस्ट्रक्टर भी आप जानते हैं, उसके थ्रू भी कर सकते हैं ना। कैसे कर सकते हैं, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे ज्यादा बेहतर होगा। क्लास ए हमने बना लिया और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हम बना देते हैं, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर में हमने एक्स ऐसे रखता हूं, सेल्फ कॉमा एक्स कॉमा वाई, इस तरीके से रखा। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्फ डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स, और फिर सेल्फ डॉट वाई इक्वल्स टू वाई, ठीक है। और यहाँ पे हमें कोलन देना नहीं भूलना चाहिए। ये एक पार्ट हो गया। अब यहाँ पे एक और मेथड बना देता हूँ, सो एक्स वाई नाम का मेथड बना दिया, सेल्फ कर दिया मैंने, और यहाँ पे जस्ट हम प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट कर देंगे, एक्स इज सेल्फ डॉट एक्स, ठीक है। और ये दोनों को डिस्प्ले करेगा, यानी एक्स और वाई दोनों को मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, यानी एग्जांपल हम सेम ही ले रहे हैं, बस यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर बना दिया, और यहाँ पे हमने मेथड बना दिया जो दोनों को डिस्प्ले यहाँ पे करेगा, ठीक है। ये हो गया क्लास ए, ये हो गया हमारा पेरेंट क्लास। अब बनाते हैं क्लास बी, लेकिन इसका जो पेरेंट होगा वो ए होगा। अब इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि एक डायरेक्टली मैं ले लेता हूं, एक जेड ले लेता हूं, ठीक है। जेड इक्वल्स टू, मान लीजिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे दे दिया है 30, और फिर यहाँ पे सो जेड नाम का एक इंस्टेंस मेथड में बना लेता हूं, और यहाँ पे हम रखेंगे सेल्फ, और यहाँ पे हम लोग जेड को प्रिंट करते हैं। यहाँ पे हमने जेड को प्रिंट कर दिया, यहाँ पे हमने जेड को प्रिंट कर दिया, ठीक है। और ये हो गया सो जेड यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे ये जो पार्ट अगर आप देख रहे हैं कि हमारे पास में क्लास बी के पास में, क्लास बी के पास में हमने क्या रखा हुआ है, जस्ट हमने सो जेड रखा, और अगर आप चाहें तो सो एक्स को भी यहाँ पे आप डिस्प्ले करवा सकते हो। ये मतलब एक्स की वैल्यू को अगर आप चाहें कि यहाँ पे डिस्प्ले करवाना, वो भी आप करवा सकते हैं आप, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे मैंने दो अलग अलग मेथड में ले लेता हूँ, लेकिन चलिए ठीक है, यहाँ इतना ही रखते हैं। और जस्ट हमने यहाँ पे ले लिया क्या, एक सम ले लिया, ठीक है, सम। और सम के अंदर में हमने यहाँ पे दे दिया है सेल्फ, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ क्या, कि सम इज कॉमा क्या, सेल्फ डॉट एक्स प्लस सेल्फ डॉट वाई प्लस सेल्फ डॉट जेड। मीन्स एग्जाम्पल बिल्कुल मैं सेम ले रहा हूं, बट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू चीजों को मैं करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो अब आप देखिए कि ये जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए मुझे ए के लिए ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है या नहीं है, क्योंकि अगर इनहेरिटेंस हो रहा है तो हम बी के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे और दो पैरामीटर हम पास कर देंगे और यहाँ तक वैल्यू पहुंच जाएगा, ठीक है। और वही वैल्यू यहाँ पे आप प्रिंट कर देगा, और वही वैल्यू हम यहाँ पे एडिशन के लिए भी हम यूज कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए देखिए, हम बी के लिए ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बी इक्वल्स टू हमने कर दिया बी, राइट।
और यहाँ पे हमें पैरामीटर है तो यहाँ पे पास करना होगा। मान लीजिए मैंने दे दिया 10 20 दे दिया, ठीक है। और फिर बी डॉट सो एक्स वाई की डिस्प्ले कर देगा, फिर बी डॉट सो जेड जेड को डिस्प्ले कर देगा, और फिर बी डॉट सम सम को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो ये जो लाइन नंबर 18 में जो मैंने लिखा है, यहाँ पे बी के पास कोई कंस्ट्रक्टर यहाँ पे नहीं है, ए वाला जो कंस्ट्रक्टर है उसको एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद में एक्स वाई को कॉल कर दिया है, फिर जेड को कॉल कर दिया, फिर सम को कॉल कर दिया है। और अब आप यहाँ पे इसको एक बार रन करके देख लीजिए। यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, 10 20 30 दिखा रहा है। अच्छा, सम वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है। देखिए यहाँ पे SUMM लिख दिया है, यहाँ पे सिर्फ एम लिया है, तो ऐसे ही कर देता हूँ SUMM, और फिर हम इसको रन करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू और सम प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके दिखा रहा है। तो कंस्ट्रक्टर हो या आप नॉर्मल मेथड के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन क्लास ए यानी पेरेंट के पास जो कुछ भी होगा, चाइल्ड क्लास उसको डेफिनेटली आराम से यूज कर सकता है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को भी आप समझ पाए होंगे। तो ये हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट जो है मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसको समझ पाए हैं क्या, प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे सभी लोग, राइट। अब हम नेक्स्ट पार्ट, हमारे पास क्या था, हमारे पास था सेकंड पार्ट में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल का स्ट्रक्चर क्या था, मल्टी लेवल का स्ट्रक्चर था, मैं यहाँ पे आपको एक बार ये दिखा दूं। ये पार्ट जो था हमारा, ये सिंगल वाला अभी पार्ट मैंने बताया कि जिसमें एक ही पेरेंट होगा, एक ही चाइल्ड होगा, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं मल्टी लेवल की बात हम कर रहे हैं, जिसमें ए होगा, ए का चाइल्ड बी का चाइल्ड सी का चाइल्ड डी, और कितना भी आगे तक ये जाया जा सकता है, ठीक है। तो इस केस में हमें काम किस तरीके से करना है, देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या हम यहाँ पे सी के ऑब्जेक्ट से बी और ए को एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको आंसर बताना है यस बिल्कुल हम कर सकते हैं, क्योंकि हम चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से ऊपर के जितने भी पेरेंट्स हैं सबको हम एक्सेस कर सकते हैं। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो और बेहतर तरीके से कंसेप्ट को आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को समझने के लिए ये सब कहानी को निकाल दें हम। और क्लास ए बनाया, एक्स इक्वल्स टू हमने 10 रखा, और यहाँ पे डेफ सो एक्स नाम का एक मेथड बनाया जो कि हमें प्रिंट कर देगा एक्स की वैल्यू को। मैंने जस्ट लिखा एक्स इज सेल्फ डॉट एक्स, एक्स को प्रिंट कर रहा है, यानी क्लास ए के पास में एक वेरिएबल है, एक मेथड है जो कि एक्स की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है। ये क्लास ए हो गया। अब क्लास बी का पेरेंट कौन होगा, ए होगा। आपको कुछ ऐसे लिखना है, और इसके अंदर मान लीजिए कि हमने ले लिया क्या, वाई की वैल्यू हमने दे दिया 20, वहां पे एक्स लिया था, यहाँ पे वाई ले लिया। फिर हमने लिखा सो एक्स था, यहाँ पे नाम इसका देता हूँ सो वाई, और यहाँ पे सेल्फ रखा, और फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हम कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है। और यहाँ पे हमने दे दिया वाई, यहाँ पे वाई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो क्लास ए और बी बन चुका है, लिंकिंग भी हो चुका है। एक और बना दें, क्लास सी। अब क्लास सी का पेरेंट मैं चाहता हूं बी हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर में हमने ले लिया जेड इक्वल्स टू दे दिया हमने 30, और यहाँ पे डेफ सो जेड नाम का एक मेथड बनाया, यहाँ पे रखेंगे सेल्फ, और यहाँ पे हमने प्रिंट कर देंगे कि जेड इज सेल्फ डॉट जेड, ठीक है। बस ये पार्ट हो गया। अब सी हो गया। एक और क्लास बना दे क्या, यस बना देते हैं, क्लास डी का पेरेंट कौन होना चाहिए, सी होना चाहिए, तो ब्रैकेट में सी लिख देंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे, जस्ट एक मेथड में बना देता हूं जिसका नाम दे दिया सम, और यहाँ पे हम रखेंगे सेल्फ, और यहाँ पे जस्ट हमने प्रिंट कर देंगे क्या, कि सम इज कॉमा, ब्रैकेट में ऐसे लिख लेता हूँ सेल्फ डॉट एक्स प्लस सेल्फ डॉट वाई प्लस सेल्फ डॉट जेड, ठीक है। कुछ इस तरीके से कर दिया। अब आप बताइए कि डी क्लास के पास में न ही एक्स था, न वाई था, न जेड था, लेकिन फिर भी ये यूज कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये अपने पेरेंट्स से ले रहा है, इनहेरिट कर रहा है। इसी को हम कहते हैं रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड, कि पेरेंट के पास जो ऑलरेडी है, चाइल्ड में फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, बस उसका आप यूज कर लीजिए, और वही मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है, राइट।
अब आप बताइए कि डी जो है एक्स को भी एक्सेस किया, वाई को भी एक्सेस किया, जेड को भी एक्सेस किया, जबकि मैंने क्या लिखा था, डी जो का पेरेंट कौन था, सिर्फ सी। आप ये मत सोचिएगा कि डी का पेरेंट अगर सी है तो सिर्फ जेड को एक्सेस कर सकता था, नहीं। लेकिन अगर डी का पेरेंट सी है तो वो यहां तक आ चुका है, लेकिन सी फिर लिंक किसके साथ है, बी, तो बी का भी वो एक्सेस कर सकता है। बी फिर लिंक किसके साथ है, ए से, तो ए का वेरिएबल को भी वो एक्सेस कर सकता है। कुछ इस तरीके से आपको समझना है। यानी सिंपल मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं कि अगर आपके पास, अगर मान लीजिए आपके दादाजी के पास कुछ प्रॉपर्टी है और आप उनके ग्रैंडसन हो, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो ना, राइट। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपके पेरेंट के पास जो कुछ भी होगा उसी को एक्सेस कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपके जो दादाजी है उनके पास कुछ प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो, आप आपको मिल सकता है, राइट। सेम उसी तरीके से यहाँ भी हो रहा है। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट किसके लिए बनाएंगे, सभी लोग प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा मुझे। ऑब्जेक्ट हमेशा अगर मल्टी लेवल की बात करें तो सबसे नीचे जो लास्ट में है उसके लिए हम ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे। ठीक है, सबसे नीचे कौन है, डी। डी सबसे मतलब सबसे लास्ट उसका जो है जनरेशन में आ रहा है, राइट राइट। तो यहाँ पे हम किसके लिए बनाएंगे, डी के लिए बनाएंगे। तो डी इक्वल्स टू डी, ऐसे कर देंगे। अब फिर देखो अभी आप यहाँ पे हम किसको कॉल कर देंगे डायरेक्टली, डी डॉट सो एक्स। अब आप देखिए सो एक्स किसका था, ए क्लास का था। डी डॉट सो वाई किसका था, बी क्लास के पास में मेथड था। डी डॉट सो जेड ये सी क्लास के पास मेथड था। और फिर डी डॉट सम, तो सम इसके पास में था। लेकिन सम इसके पास में था, लेकिन इसके अंदर में जो वेरिएबल था ये सब कुछ इसके पेरेंट के पास में था, राइट। और अब इसको हम सेव करते हैं और रन करके देखते हैं कि क्या हमें प्रॉपर तरीके से आउटपुट मिल रहा है क्या। तो आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड और सबका एडिशन भी प्रॉपर तरीके से हमें यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे कि सिंटैक्स किस तरीके से है और यहाँ पे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है, राइट। तो ये होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, यानी मल्टी लेवल में आप कुछ इस तरीके से चीजों को आप कर सकते हैं, राइट। अगर इसी को अगर आपसे ये कहा जाए कि इसको अगर हमें इंस्ट्रक्टर के कंस्ट्रक्टर के थ्रू अगर किया जाए तो कैसे किया जा सकता है, वो भी हम यहाँ पे देख लें क्या। देखिए यहाँ पे उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू, और यहाँ पे एक न्यू कंसेप्ट को भी हम आपको बताएंगे। देखिए क्लास ए रखा हमने यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर बना दिया, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर में हमने ऐसे कर दिया सेल्फ डॉट एक्स कोलन किया, और यहाँ पे सेल्फ डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये क्लियर होगा, ये क्लास ए हो गया। अब हम बनाते हैं क्लास बी। ठीक है, लेकिन क्लास बी का पेरेंट है ए। अब आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि कंस्ट्रक्टर यहाँ पे भी बना दिया मैंने, ठीक है। और सेल्फ डॉट यहाँ पे मैं ऐसे कर रहा हूँ क्या, y कॉमा एक्स। ठीक है, और इसको मैं फिलहाल निकाल देता हूं। ऐसे आप समझिए कि क्लास बी के पास में भी कंस्ट्रक्टर बनाया, लेकिन अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे सेल्फ कॉमा एक्स था, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या रखा, सेल्फ कॉमा वाई कॉमा एक्स। अगर आप देखेंगे कि एक्स का इनिशियलाइजेशन मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 3 में कर चुका हूं, तो मुझे वापस से नहीं करना हो तो यहाँ पे मैं सिर्फ किसके लिए, किसको इनिशियलाइज हम करेंगे, वाई को करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सेल्फ डॉट वाई इक्वल्स टू वाई, कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं चाहता हूं कि क्लास बी से इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। तो हम कैसे करेंगे, क्लास का नाम लिखिए, सुपर क्लास का नाम क्या है, ए डॉट, और फिर आप यहाँ पे उसके कंस्ट्रक्टर को आप यहाँ से कॉल कर सकते हो। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे ब्रैकेट देते हुए यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, बस इस तरीके से। अब यहाँ पे अब क्या हो रहा है इसको आप समझिए थोड़ा सा। आप यहाँ पे देखेंगे ये कंस्ट्रक्टर हमारे पास में बन चुका है, और इस कंस्ट्रक्टर के बनने के बाद अब आप यहाँ पे चाइल्ड का भी कंस्ट्रक्टर आपने बना लिया है। लेकिन मुझे अब इससे यानी क्लास बी से मुझे इसके कंस्ट्रक्टर को अगर कॉल करना हो तो डायरेक्टली हम ऐसे कर सकते हैं, यानी इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर में ए डॉट, और इस कंस्ट्रक्टर को आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यानी क्लास बी के कंस्ट्रक्टर से मैं क्लास ए के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूं, और ये इस तरीके से तरीका है कि आप क्लास का नाम से आप उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लास बी हो गया। अब हम आते हैं क्लास सी की बात करते हैं। क्लास सी का पेरेंट कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। और अब यहाँ पे जो है क्लास सी में भी सेम उसी तरीके से हम करेंगे, यहाँ पे डेफ इनिट। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे y और x पहले से था हमारे पास में, यहाँ पे मैं एक और मैं ऐड कर देता हूँ, z कॉमा वाई कॉमा एक्स। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसके b वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो b डॉट ऐसे लिखेंगे,
पी डॉट, और यहाँ पे ध्यान से रखना है सेल्फ यूज करना है, सेल्फ कॉमा इस तरीके से, राइट। और यहाँ पे भी हमें डॉट नहीं देना है, कॉमा देना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सेल्फ कॉमा वाई कॉमा जेड। इसका मतलब क्या हो रहा है, लेकिन इसके पहले इसके अंदर में भी आपको क्या करना होगा, सेल्फ डॉट यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा जेड इक्वल्स टू जेड, ठीक है। अब ये हमारे पास क्लास सी हो चुका है, और इसी क्लास सी के अंदर में मैं चाहता हूं कि सभी का एडिशन अगर मैं परफॉर्म करवाना चाहूं तो कैसे करवा सकता हूं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक हमने मेथड ले लिया सम करके, यहाँ पे हम सेल्फ रखेंगे, और फिर यहाँ पे सेल्फ रखने के बाद जस्ट हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि सम एज कॉमा ब्रैकेट में सेल्फ डॉट एक्स प्लस सेल्फ डॉट वाई प्लस सेल्फ डॉट जेड हमने कर दिया है, ठीक है, क्लास सी के अंदर में। और अब यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, सी का। सी सबसे नीचे है, सी इक्वल्स टू सी। और अब आप देखिए कि सी के पास जो है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे सी के पास जो कंस्ट्रक्टर है इसके पास तीन पैरामीटर है, जेड वाई एक्स, राइट। तो यहाँ भी आप देखिए कि कैसे होगा, वैल्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 10 20 30 मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो ये जो 10 20 30 है, 10 किसको जाएगा यहाँ पे, जेड को जाएगा, 20 वाई को जाएगा, और 30 जो है वो एक्स को जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने जेड को इनिशियलाइज कर दिया, लेकिन बाकी की वैल्यू को भी मुझे इनिशियलाइज करना है। तो फिर यहां से मैंने क्या किया कि बी के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया, और वहां से वैल्यू किसका किसका लेके जा रहा है, वो वाई और जेड का वैल्यू। तो वाई और यहाँ पे जो हम लोग जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे जो पास कर देंगे, किसका किसका पास कर देंगे, वाई एंड एक्स का जो वैल्यू पास हम कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अब ये जो है इस लाइन की वजह से, यानी लाइन नंबर 13 की वजह से क्या होगा, बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। वाई और एक्स यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आप वाई एक्स की वैल्यू दे रहे हो, वाई को यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, और फिर ये अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, और वहां से कौन सी वैल्यू लेके जाएगा, वो एक्स की वैल्यू जो कि है 30। अब ये 30 यहाँ पे जाएगा, और ये फिर यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया। मतलब एक लाइन हमने यहाँ पे लिखा है, और यही लाइन से सी के कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और ए का भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ठीक है। फिर से एक बार समझिए, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है। 10 20 30 हमने लिखा है यहाँ पे, अब 10 20 30 जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। लाइन नंबर 11 पे फोकस कीजिएगा, जेड को इनिशियलाइज कर दिया। अब यहां से इसके बाद क्या किया, उसने बी के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, और वाई और एक्स की वैल्यू कैरी करके उसने यहाँ पे ले आया लाइन नंबर 6 पे। फिर वाई को इनिशियलाइज कर दिया, और फिर एक्स का जो वैल्यू था वो क्या किया, ए के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया यहाँ से, और यहाँ पे कैरी क्या कर रहा है, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू फिर यहाँ पे आ जाएगा, और फिर यहाँ पे एक्स को इनिशियलाइज कर दिया है, राइट। तो कुछ इस तरीके से इस चीज को किया जा सकता है, और फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे सी डॉट सम को कॉल कर दीजिए, और जैसे सम को कॉल करेंगे सभी का वैल्यू आप यहाँ पे प्रिंट करके आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक बार रन करके हम लोग देखते हैं, आप देख सकते हैं सम इज 60 प्रिंट करके आपको दिखा रहा है, राइट। तो ये होता है हमारा मल्टी लेबल इनहेरिटेंस। कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे किया जा सकता है, यानी पेरेंट से हम चाइल्ड क्लास से अगर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना हो तो आप इस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं, यानी पेरेंट का नाम लिखा, पेरेंट क्लास का नाम लिखा डॉट, और इस तरीके से हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये किसके अंदर में है, ये चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर के अंदर में लिखा है, इसलिए हमें सभी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं था, जस्ट हमने एक को कॉल किया मैंने, और यहीं से सारा लिंक हो चुका है। सी से हमने यहाँ पे सी के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, यहीं से बी का भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, जब बी में हम पहुंचे तो फिर बी से ए का भी कॉल हो गया है, और कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है इसको एक्सेस करने का, वो भी हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। बट उम्मीद करूंगा कि इतना कंसेप्ट आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि पेरेंट क्लास क्या है, चाइल्ड क्लास क्या है, किस तरीके से कौन किसको एक्सेस कर सकता है, ऑब्जेक्ट बनाने का क्या तरीका है, रीयूजेबिलिटी कोड किस तरीके से हो रहा है, आपका कोड मिनिमाइज किस तरीके से हो रहा है, और कोड काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहता है अगर आप इनहेरिटेंस कंसेप्ट का यूज आप करते हैं तो, राइट। तो अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस कीजिए। आज के सेशन में बस हम इतना ही रखेंगे, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसके आगे का पार्ट और भी इसके जो टाइप्स बचे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें। तो आज बस हम इतना ही रखेंगे। ऑल क्लियर है?